आप डिटरमिन हो किसी चीज के लिए तो डेफिनेटली आर एबल टू रीच दैट डेस्टिनेशन। कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं तो किसके इंटरेस्ट में करना चाह रहे हैं, उसमें खुद का कितना इंटरेस्ट है, उसमें उस इलाके का, कम्युनिटी का, सोसाइटी का, मुल्क का क्या इंटरेस्ट है। अगर इन सारी चीजों को देख करके अगर आपने किसी चीज को प्लान किया तो आई एम वेरी मच श्योर देयर इज नो लुकिंग बिहाइंड। जब हम बात करते हैं मकान की, हम एक इंसान की बात नहीं करते, हम एक अपार्टमेंट की बात नहीं करते, हम एक पूरे परिवार की बात करते हैं। एक इंसान की ख्वाहिश होती है जिंदगी में कि मेरा अपना मकान हो, ये उसका एक ड्रीम होता है कि जिंदगी में आपको साथ रहना। मुजफ्फर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए। वेलकम सर, थैंक यू। एंड मुजफ्फर भाई, मैं सुबह आपका एक वीडियो देख रहा था, आप साइकिलिंग कर रहे थे, तो सेहत का आप काफी ख्याल रखते हैं, मेरे ख्याल जरूरी भी है। अपनी हेल्थ का ख्याल अगर इंसान ने रखा तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे की हेल्थ के लिए कंसर्न रहता है, सोसाइटी के हेल्थ के लिए कंसर्न रहता है। राइट, ऑफ कोर्स। एंड मुजफ्फर भाई, अगर आप कुछ अपनी जर्नी के बारे में कहें, कमाल का आपने ये जिस तरीके से मीरा रोड को एक तरीके से आपने और आपकी फैमिली ने एक तरीके से बसाया है, कुछ अगर आप अपनी जर्नी को अगर आप रिवाइंड करके देखें तो कैसे देखते हैं? काफी लंबी ये जर्नी है, जो चंद अल्फाजों में बयान करना तो मुश्किल है, मगर ये कह सकते हैं कि अगर आप डिटरमिन हो किसी चीज के लिए तो डेफिनेटली यू आर एबल टू रीच दैट डेस्टिनेशन। आपकी माइंड की, सोच की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं तो किसके इंटरेस्ट में करना चाह रहे हैं, उसमें खुद का कितना इंटरेस्ट है, उसमें उस इलाके का, कम्युनिटी का, सोसाइटी का, मुल्क का क्या इंटरेस्ट है। अगर इन सारी चीजों को देख करके अगर आपने किसी चीज को प्लान किया तो आई एम वेरी मच श्योर कि देयर इज नो लुकिंग बिहाइंड। ऑफ कोर्स। सो मुजफ्फर भाई, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं 20 साल से मैं मीरा रोड में हूँ, और 20 साल से ही मेरा आपसे रिश्ता है एक तरीके से, बिकॉज हम लोग जब शुरू में यहाँ पर आए थे तो हम एक किराए के मकान में आए थे, तो वो अस्मिता का था जो आप लोगों ने बनवाया है, और अस्मिता हाउस के साथ में ही मैं तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, एंड दे बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल। और उसके बाद फिर जब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोचा, मकान अपना पहला खरीदने का सोचा, तो भी आपका एक प्रोजेक्ट आ रहा था अस्मिता एलिगेंस, और उसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, और 1 साल में जो बताया गया था बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, और आज 16 साल हो चुके हैं, लेकिन बिल्डिंग अभी भी फ्रेश दिखती है। और जो आपके कंस्ट्रक्शन को लेके जो एक यूनानिमस ओपिनियन है कि आपका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत सॉलिड होता है, बहुत आप पुख्ता चीजों को आप अपने मटेरियल को यूज करते हैं, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग किसी की भी इमेज के लिए कितना जरूरी है एक बेसिक ईमानदारी होना। और शेरिया साहब, किसी भी बिजनेस में आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा और किस क्वालिटी का होगा, ये प्री डिटरमिन्ड होना चाहिए। उसकी डिलीवरी टाइम, उसकी क्वालिटी, उसकी यूजिबिलिटी, जो कस्टमर उसे ले रहा है, whether it's going to fit to his requirement, whether it is going to long last for him, whether it is going to give him much happiness। एंड जब हम बात करते हैं मकान की तो हम एक इंसान की बात नहीं करते, हम एक अपार्टमेंट की बात नहीं करते, हम एक पूरे परिवार की बात करते हैं। एक इंसान की ख्वाहिश होती है जिंदगी में कि मेरा अपना मकान हो, ये उसका एक ड्रीम होता है। और उस ड्रीम को कम थ्रू करना, अगर कुदरत ने कारोबार के रूप में ही अगर वो तासीर, सीरत, सोच हमें दी है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जो हम कमिटमेंट करते हैं उससे बहुत ही बेहतर चीज हम उसे दें, ताकि जब भी वो अपने मकान में, अपने सोसाइटी में वो रहता है तो उसे अपनी एक खुशी उसे महसूस होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने अपनी क्वालिटी हमेशा से मेंटेन करी है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो है इसी तरह से मेंटेन रहेगी। मुजफ्फर भाई, ये जो सोशल कमिटमेंट आपकी और आपकी फैमिली का रहा है, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली प्रेजवर्दी। और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि बहुत साल पहले मैं एड्स बनाता था रेडियो के लिए, और मेरा कुछ तजुर्बा इस तरीके का हुआ कि मीरा रोड में एक साहब के लिए मैंने एक एड बनाया, तो उन्होंने जो चेक मुझको दिया वो चेक बाउंस हो गया, और हम लोग काफी थोड़ा मुश्किल सिचुएशन में आ गए थे।
तो उस वक्त हम लोग कांग्रेस हाउस में गए, जो यहाँ पर आप लोगों का है इतने सालों से, और वहां पर आपकी जो वालदा हैं, जिनको मम्मी, पूरा मीरा रोड मम्मी के नाम से जानता है, तो उन्होंने हमारी बात को सुनी और सामने की जो पार्टी थी उनको बुलाया और हमारे मैटर को उन्होंने सुलझाया। तो जिस जिम्मेदारी से वो काम मतलब होता है और जिस तरीके से मम्मी ने किया, इसी वजह आई थिंक पूरा मीरा रोड उनसे मोहब्बत करता है। वो जो एक सोशल कमिटमेंट आपकी और आपकी फैमिली का है, कुछ अगर आप इसके बारे में प्लीज बताएं। आपने जिक्र किया 20 साल का, आपने जिक्र किया आपकी अपनी सोसाइटी का, रेंटल पे मकान का, एजेंट्स का। मैं बहुत ही चंद अल्फाजों में आपको 1950 और 60, मेरी जो बर्थ है वो तो 66 की है, और हमारे वालिद साहब जो है वो यहाँ पर 50 से है, और उनका एक ड्रीम था कि एक कम्युनिटी लिविंग यहाँ पर हो, और क्वालिफाइड एजुकेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी स्पेशली, और वहाँ पे स्कूल हो, कॉलेज हो, कब्रस्तान हो, मस्जिद हो, आलिशान मस्जिद हो, और बच्चे आलिशान तालीम हासिल करें। मुंबई का जो इलाका है, साउथ बॉम्बे का हो या एक्सटेंडेड सबब का हो, जहाँ पे लोग बहुत ही छोटे से मकान में रहते हैं, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी निकल गई, तो उन सारी चीजों को देखते हुए उनका एक ड्रीम था, और वो ड्रीम को उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और उसमें पूरी बढ़ चढ़ करके साथ जो दिया। जैसे कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है, तो हमारी वालदा जो है बिल्कुल उनके साथ में खड़ी रही, और सिर्फ बिल्डिंग बनाना या इलाके को, नया नगर को डेवलप करना वो पर्पस नहीं था। एक बेसिक प्रिंसिपल था कि अच्छी कम्युनिटी लिविंग हो। तो जब नया एरिया बनता है तो इस तरह के सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में अर्बनाइजेशन बढ़ा है और नए इलाके डेवलप हुए हैं, शहर बड़े हुए हैं। तो जब शहर बड़ा होता है तो उसके साथ में कई सोशल प्रॉब्लम्स एंड क्रिमिनल प्रॉब्लम्स, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स उसके साथ में चलती है। तो इन सारी बातों के ऊपर हम लोगों ने, हमारी फैमिली ने फिक्र किया। तो वालदा हमारी जो है, उन्होंने एक महिला मंडल एस्टेब्लिश किया था। वो पॉलिटिक्स में नहीं थी, महिला मंडल एस्टेब्लिश किया था। और क्योंकि पुलिस स्टेशन नहीं थे, सिर्फ एक भयंदर का था, फिर हम लोगों ने सारे पुलिस स्टेशन भी यहाँ बनवाए, सारा कुछ किया। तो पुलिस वाले भी जो है उनके पास भेज दिया करते थे, किसी का डिवोर्स का केस हो, फैमिली डिस्प्यूट्स का केस हो, किसी के आपस में छोटे मोटे इश्यूज हो। जिस तरह का आपने एक इशू का जिक्र किया कि चेक्स बाउंस हो गया था, तो महिला मंडल चलाती थी और वहां बैठ करके रेजोल्यूशंस होते थे। मैं जब एजुकेशन पूरा करके अपने आप में यहाँ पर कारोबार में लगा, तो हमने भी हमारे वालिद साहब की और वालदा के जो प्रिंसिपल्स थे, और इस शहर को बनाने के लिए जो चीज की जरूरत थी, उसके बिल्कुल हम उसमें से डाइवर्सिफाई नहीं हुए। हमने उस पर फोकस किया, अस्पताल बनाए, स्कूल्स बनाए। आज हजारों बच्चे जो हैं स्कूल्स में पढ़ते हैं, सब्सिडाइज में पढ़ते हैं, फ्री शिप्स में पढ़ते हैं। उमराव हॉस्पिटल हमने तैयार किया, तो उसे भी वो कार्ड मैनेज करता है। मगर चैरिटेबल जो काम होता है वहाँ पे लोगों की मदद का वो बाकायदा चलते रहता है। तो बंद मुट्ठी इस तरह का हमारे ट्रस्ट के जरिए, सुल्तान खान एजुकेशनल ट्रस्ट, जामा मस्जिद मदरसा एंड ऑर्फनेज ट्रस्ट, उमराव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ट्रस्ट, इनके जरिए ये सारे काम हम लोग आज तक करते आए हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसको करते रहेंगे। आज हमारी वालदा 78 ईयर्स की है। तो जब मैं एमएलसी बना तो जी, जब मैं एमएलसी बना, मैं कॉर्पोरेटर रहा 3 बार और एक बार डिप्टी मेयर भी रहा, और पूरे इस शहर का जो डेवलपमेंट आज आप देख रहे हैं, पूरे मीरा भाईंदर का, उसका ड्राफ्ट प्लान, डेवलपमेंट प्लान तैयार करना ये मैंने किया, जिसमें 385 रिजर्वेशंस हमने करवाए, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्मशान, कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड, एसटी स्टैंड, जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अब मीरा भाईंदर में आज आप देख रहे हैं प्लान्ड वे में, इसे 1990 में हमने इसको तैयार किया। तब जाके आज वो एग्जीक्यूट यहाँ पर हो रहा है। पानी की फैसिलिटीज, बस की फैसिलिटी, मीरा रोड रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं कितना आलीशान हमने उसे बनवाया है। पूरे चर्चगेट से लेके विरार तक के और वीटी से लेके बदलापुर तक के इस तरह का रेलवे स्टेशन आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ऐसी कई चीजें
हमने की, ना कि सिर्फ अस्मिता कंस्ट्रक्शन की इमारत बनाई, हमने तो बिल्डिंगें बहुत ही कम बनाई, मगर एक शहर जो हमारे एक वालिद साहब को ख्वाब था, और एक सेक्युलर शहर, कम्युनल हार्मनी मेंटेन हुई। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि वो इंसान से काम लेता है, उसने हमारे से काम लिया, और इस शहर में आज तक के कोई काला दाग कम्युनल राइट्स को लेकर के, जबकि 84 के दंगे हुए, 90s के हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ट्रेन ब्लास्ट हुआ, मीरा रोड में हमारे मकान के पीछे ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, LK आडवाणी साहब उस वक्त आए थे, मगर उसके बावजूद भी इस शहर के अंदर अमन कायम रहा, क्योंकि हमारी फैमिली ने हमेशा इस बैलेंस को जो है, सेक्युलरिज्म को जिंदा रखा और उस कम्युनल हार्मोनी को जिंदा रखा। आज भले मुल्क के अंदर और देश में माहौल चाहे कुछ भी बन गया हो, आज भी उस बैलेंस को हम कायम रखते हैं। डेफिनेटली काफी सारी चीजें और भी हैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक जॉगर्स पार्क जो आप लोगों ने बनवाया है ना, वो जॉगर्स पार्क मेरे ख्याल से इस तरीके का जॉगर्स पार्क शायद मेरे ख्याल से बॉम्बे में शायद नहीं हो, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है, कुछ ना कुछ नई चीजें उसके अंदर आती रहती हैं, और बहुत से लोग उसका जो भी उसके फायदे हैं वो उठा पाते हैं, और बहुत से लोग वहां पर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं। हम लोग खुद बहुत बार जाते हैं वहां पर। जॉगर्स पार्क का आइडिया आपने कैसे सोचा? आपने जॉगर्स पार्क का जिक्र किया, मगर खुसूसी तौर पे उसके सामने आपने एक चीज नहीं देखी होगी, मगर जिक्र नहीं किया, जो है हिंदू शमशान, उसके बाजू में मुस्लिम कब्रस्तान, उसके बाजू में क्रिश्चियंस बरियल ग्राउंड, और शिया, खोजा, बोरी सभी का। तो सामने जॉगर्स पार्क है, जिंदगी आपके सामने है, जॉगर्स पार्क में जाकर के आप जिंदगी जी रहे हैं, और आपकी जो आखिरत है वो बिल्कुल आपकी नजरों के सामने है। अगर इस चीज को आप बारकाई से सोचें, तो हमने इस तरह से उसको क्रिएट किया कि जिंदगी में आपको साथ रहना है, और मरने के बाद भी बाजू बाजू में ही जाना है। उस एंगल से, उस कॉन्सेप्ट से इस जॉगर्स पार्क को भी, और ये सारी आखिरत की जो चीजें हैं जहाँ आपको हमको जाना है, इसको हमने तैयार किया। और 2000 में अगर आपने उस जगह को देखा होता तो पूरी मार्शी लैंड, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां पे कोई जॉगर्स पार्क बने। मैंने जैसा आपको बताया कि 1990 में हमने DP प्लान बनाया था, मैं सुप्रीम कोर्ट तक के उस चीज के लिए लड़नी पड़ी, क्योंकि हमने रिजर्वेशन कराया था। बीच में 95-96 में सरकार बदल गई थी, सेना की सरकार आ गई थी, सेना बीजेपी की, तो रिजर्वेशन बदल करके आज जो जाफरी खाड़ी उसके उस तरफ डाल दिया गया था। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की जाने के बाद उस रिजर्वेशन को वहां पे हमने कायम किया। 99 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, विलासराव देशमुख साहब थे, उनसे कह करके हमने रिजर्वेशन फाइनल किया। मीरा भाईंदर एक म्युनिसिपल काउंसिल थी, इसको हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया। तब तक की आबादी जो है 3.25 लाख हो चुकी थी, आज तो इस शहर की आबादी 12 से 15 लाख है। तब म्युनिसिपल काउंसिल के पास पैसे नहीं थे, तो वहां पर जो एक चीफ ऑफिसर थे, म्युनिसिपल कमिश्नर थे, मिस्टर शिवमूर्ति नायक, उन्होंने मुझसे कहा कि हुसैन साहब ये आप ही डेवलप कीजिए, 20 एकड़ आपने ही रिजर्वेशन कराया है। 2002 में हमने अपने तरफ से 5 करोड़ रुपए खर्च किए, अपने जाती 5 करोड़ खर्च किए, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। हो सकता है कि अगर वो 5 करोड़ की मैंने FSI खरीदी होती तो आज मेरे पास 1 करोड़ स्क्वायर फीट की FSI होती, मगर हमने उस FSI पे ध्यान नहीं दिया। जो पर्पस था इस शहर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रोवाइड करना, हालांकि वो मालकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, हमारी नहीं है, मालकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, मगर इंसानियत के नाते वो सारी फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की गई। उसके करीब में ही आप अगर जाकर के देखोगे तो आपको राजीव गांधी ब्लड बैंक मिलेगी, आपको महात्मा गांधी लाइब्रेरी मिलेगी जो 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी हमने बनाई, आपको इंदिरा गांधी म्युनिसिपल हॉस्पिटल मिलेगा जहां पे गरीब फैमिलीज डिलीवरीज के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। मैं जब MLC बना तो वहां पे हमने डायलिसिस की 7 मशीनें लगाई। आज साल में 4,500 लोग फ्री डायलिसिस करते हैं, 40,000 लोग OPD से अपनी मेडिसिन लेते हैं। कई हजार बच्चे 2004 से लेके आज तक 18 सालों में कई हजार बच्चे उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया,
है, वहाँ पे स्टडी सेंटर हमने बनाया था, उसका इस्तेमाल किया है। कोई सोच नहीं सकता था कि ब्लड बैंक, मीरा भाईंदर में ब्लड बैंक चाहिए, तो हमने राजीव गांधी ब्लड बैंक वहाँ पे बनवाई। आज देखिए कोविड में उसका कितना बड़ा मदद मिली लोगों को, ब्लड प्लाज्मा के लिए और ब्लड डोनेशंस के लिए, सारी चीजों के लिए। तो ये एक कॉम्पोजिट जिसे कहा जाता है ना, एक कंप्लीट शहर, आप बिल्डिंगें कितनी बना रहे हैं, उसमें कमर्शियल आपका क्या पर्पस है, फॉरगेट अबाउट दैट। हमने कभी वो सोचा ही नहीं कि वो शांति नगर की तरफ बन रहा है तो हमारे इलाके में नहीं बन रहा है, हम जहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां नहीं बन रहा है, इसका फायदा और लेगा। वी आर नॉट कंसर्न, वी आर स्टिल नॉट कंसर्न। हमने पूरे शहर को एक मुकम्मल शहर मीरा भाईंदर को बनाने की कोशिश की। मुजफ्फर भाई, एजुकेशन के लिए आपने काफी काम किया है। एनएच स्कूल को आपने हमेशा कुछ न जब नई चीजें कर रहे हैं उसमें सब्सिडाइज भी है एजुकेशन। आपके वालिद साहब ने, नजर साहब ने उर्दू एजुकेशन पे काम किया है और कोशिश करी है कि बिल्कुल कम से कम रेट्स में उर्दू में बच्चों को एजुकेशन मिल पाए, बिकॉज बहुत से जो माशरे के लोग हैं वो उर्दू एजुकेशन को प्रेफर करते हैं। तो ये एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आपकी नजर में क्या है कि हमारे वालिद साहब को ड्यू टू पार्टीशन वो अमरावती थे, अमरावती से मुंबई आ गए बहुत ही छोटी उम्र में, मैं समझता हूँ 12-14 साल की उम्र में। तो एजुकेशन से वो उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाया। हमारी जो दादी थी वो हमारे वालिद साहब के पैदाइश पर ही उनका इंतकाल हो, उनका नाम उमराव, हमारी दादी के नाम से वो अस्पताल बनाया। हमारे वालिद साहब की परवरिश उनके नाना ने करी, जिनका नाम सुल्तान खान था। वालिद साहब के नाना के नाम पर वो सुल्तान खान एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया गया, और इसीलिए हमारे वालिद साहब की ये ख्वाब था जिसे मुकम्मल किया गया। 1990 में हमने ये स्कूल तामीर करी, और हमारी बड़ी बहन जो एमएससी, बीएससी, बीएड, डीएड है, हालांकि वो उनकी मैरिज के बाद वो कश्मीर चले गए थे, मगर उनको फिर से वालिद साहब ने वापस लाया। और फैमिली की एक कमिटमेंट है, और ये स्कूल आपको संभालना है और अपनी कौम को पढ़ाना है, और कौम को पढ़ाना है, इसके लिए उसकी जो फीस है वो जितनी कम हो सके उतनी रखनी है। और हमें खुशी है आज 32-34 सालों में स्कूल का रिजल्ट 100% आया। हजारों बच्चे, कहीं मैं जाता हूँ शॉपिंग सेंटर्स में जाता हूँ, किसी की शादी में जाता हूँ, तो कोई दुल्हन कहती है कि सर शुक्रिया, आपने हमारे स्कूल की फीस माफ करी, आज मैं इंजीनियर बन गई, मेरी शादी जो है आज एक डॉक्टर से हो रही है। कई बच्चे कहते हैं, कई वालिद वालिदैन मिल जाते हैं रास्ते पे, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे आपकी स्कूल में पढ़े हैं। बच्चे आज मॉल्स में काम कर रहे हैं, कई अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। आज एनएस स्कूल से बच्चे पढ़ के मिडिल ईस्ट और फॉरेन तक के अपना प्रोफेशन अंजाम दे रहे हैं। उर्दू मीडियम की स्कूल हमारे वालिद साहब का ये था कि क्योंकि कौम जो है उर्दू से जैसा जोड़ दिया जाता है कि उर्दू से मुसलमानों और कम्युनिटी और रिलीजन से जोड़ा जाता है, बल्कि उर्दू एक जुबान है और आप इसकी इतिहास जानते हैं। हमारे वालिद साहब का ये था कि भाई लोग जो यूपी, बिहार और इस तरह से जो बैकवर्ड एरिया से जब मुंबई शहर आते हैं और उनके बच्चों के वालिद वालिदैन जो है ये उर्दू से ही पढ़े होते हैं, और इसलिए उर्दू स्कूल शुरू करना जरूरी है। तो हमारी जो दूसरी बहन है छोटी, जिसने बीए, एलएलबी, एलएलएम किया है, उनकी भी शादी होकर के वो बैंगलोर चले गए थे, उनको भी वालिद साहब ने वापस लाया। मैं इस हक में नहीं था कि उर्दू मीडियम शुरू की जाए, मैं ये चाहता था कि इंग्लिश मीडियम पे ही फोकस किया जाए, क्योंकि रोजगार आने वाला वक्त जो है वो सिर्फ इंग्लिश के जरिए ही आपको मिलेगा। मगर उनका जो सोचना है, आज मुझे 20 साल के बाद ही लगता है कि वो बिल्कुल उनकी सोच सही थी कि ये इस तरह का माइग्रेशन हमेशा चलता रहेगा, और हमेशा इस तरह के लो मिडिल क्लास इनकम के, लोअर क्लास इनकम ग्रुप के लोग जो है शहर में आते रहेंगे, और उनके लिए जो है स्कूल्स, उर्दू मीडियम के स्कूल्स होना जरूरी है। रश था हमारे वालिद साहब 170 और 74 में, 74 में उनको एक 4 एकड़ की जमीन यहाँ पर बिल्कुल दिलवाई थी। आज वहां पर भी उर्दू मीडियम की स्कूल चलती है। तो नया नगर की तरफ में जो है एक अंजुमन मुफीदुल यतामा है और एक एनजे उर्दू स्कूल है। तो आज हमने अभी, जैसा शहर बड़ा हो रहा है, लोगों को इंटरनेशनल स्कूल की जरूरत है, बच्चों को आईसीएससीएस स्कूल में पढ़ाने की जरूरत है, तो एनएच के सामने ही अभी हमने यूनिवर्सल अस्मिता हाई स्कूल जो आईसीएससी है, जो बाकायदा पूरी आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या एजुकेशन सिस्टम से पूरी लेस है,
स्विमिंग पूल है, एयर कंडीशन है, उस तरह का भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आज हमने खड़ा कर दिया, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट उस तरह की भी रिक्वायरमेंट है। एक एकदम लो इनकम ग्रुप है, फिर उसमें एक इंग्लिश स्कूल NH है जो फिर से लो इनकम कैटेगरी के लोगों को सर्व कर रही है। एरिया सुधरा है, इलाका सुधरा है, अच्छे इनकम ग्रुप के लोग आ रहे हैं, तो उनके भी बच्चों को जो है स्कूल के अंदर ICSE IB स्कूल में पढ़ने की जरूरत है, वो भी स्टार्ट किया है। आर्किटेक्चर कॉलेज स्टार्ट किया है, जूनियर कॉलेज स्टार्ट किया है, और आने वाले वक्त के अंदर जूनियर, डिग्री और अदर जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेस हैं वो भी हम करने के हमारा आगे का प्लान है। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी आप आई थिंक बहुत आप इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं और उससे काफी आई थिंक किसानों को काफी मदद मिल रही है, तो कुछ अगर आप उसके बारे में प्लीज बताएं। मैंने जैसा कहा कि हमारे वालिद साहब का नेटिव अमरावती है और वो विदर्भ, महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है उससे ताल्लुक है। और विदर्भ रीजन की तो हिस्ट्री स्टोरी आप और हम सब लोग देखते हैं कि फार्मर्स जो है सुसाइड करता है, क्योंकि उसकी जो इनकम सोर्स है वो बहुत कम है, उसकी लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत छोटी है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए वेदर चेंजेस होते रहता, दुनिया भर की अलग परेशानियां हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स अपना लाइवलीहुड नहीं सही तरकीब से कर पा रहा है, एग्रीकल्चर सही नहीं कर पा रहा है। तो हमारी खुद की वहां पे जमीन मैंने 1990 में खरीदी थी, और ये बिल्कुल जैसे वाली साहब ने ये शहर बनाना है सोचा था, उसी तरह से मैंने 20 साल पहले ये सोचा था कि वंस आई कंप्लीट माय एज ऑफ 50 मैं इस प्रोजेक्ट को, टारगेट को हाथ में लूंगा, और एक क्रॉप पैटर्न चेंज, जैसे आज विदर्भ का जो किसान है वो सिर्फ सोयाबीन, तूर, कॉटन, हरभरा, चना जिसे कहते हैं, मूंग, संतरा, मौसम्बी, सीताफल, इस तरह के सिर्फ क्रॉप्स वो लेता है। और इन क्रॉप्स को जब बरसात और ये सारी चीजें होती है या बिन मौसम वेदर बदलता है तो उससे काफी नुकसान सहना है। तो मैंने एक मॉडल अभी डेवलप किया है जिसमें 15 डिफरेंट मॉडल्स हैं, मल्टीपल क्रॉप्स, मल्टीपल प्लांटेशंस। 1 एकड़ का, 2 एकड़ का जो छोटा किसान है जो आज 25,000 रुपया कमा रहा है, तो उसके पास जो रिसोर्सेस है, वो खेत में खुद काम करता है, वो और उसकी बीवी काम करते हैं, उसके पास एक गाय होती है या एक बैल होता है, उसके पास जो भी रिसोर्सफुल जितना पानी होता है, उसी रिसोर्स के अंदर वो 2 से 3 लाख रुपए साल का कमा सके, उस तरह के डिफरेंट मॉडल्स हमने अपने खेत पे तैयार किए हैं। और उसमें एडिशन हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साइंटिस्ट डॉक्टर MN वेणुगोपाल जो मैसूर से हैं, जो 32 साल हेड ऑफ स्पाइसेस डिवीजन के हेड रहे ICAR में, उनकी भी साथ हमको मिली है, उनकी गाइडेंस मिल रही है, वो भी हमेशा आते रहते हैं। रिटायर्ड है, 78 ईयर्स ऑफ एज है, मगर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग आज मौजूद हैं जो गरीब किसान के लिए डेडिकेटेडली, विदाउट एनी पब्लिसिटी एंड विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा काम करने के लिए तैयार। तो मैसूर से नागपुर, नागपुर से आगे रामटेक है, वहां तक वो आते हैं। और स्पाइसेस, गरम मसाले, जो महाराष्ट्र में विदर्भ के अंदर उस टेम्परेचर और डिग्री में कोई सोच नहीं सकता, हमने 59 स्पाइसेस का प्लांटेशन वहां पे किया है। सक्सेसफुली प्लांटेशन हो चुका है और अगले साल 2 साल में उसकी फ्रूटिंग और उसके रिजल्ट भी सामने आने लगेंगे, जिसमें ब्लैक पेपर 8-10 वैरायटीज हैं, काजू की 3 वैरायटी है, दालचीनी है, जायफल जावित्री है, कोकम है, महोगनी जो लकड़ा होता है, जो टिकुट की तरह लकड़ा होता है, जो फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है, महोगनी का प्लांटेशन है। मैंगो, केसर मैंगो, जो गिर तलाला केसर मैंगो बड़ा ही फेमस मैंगो है, उसका प्लांटेशन किया है। नींबू है, 15-20 टाइप के बैम्बूज है, तेज पत्ता है, राइस, डिफरेंट वैरायटी के राइस है। संतरा, मौसम्बी के बागायत के अंदर भी ब्लैक पेपर किस तरह से या स्पाइसेस लिया जाता है, उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। फिशरीज के लिए हमने पानी स्टोर करने के लिए अलग अलग खेत तालाब बनाए हैं, तो उसमें फिशिंग से भी कैसे उसकी इनकम हो सकती है। गीर की गाय के दूध से आपको घी तो मिलता ही है, मगर गाय के छांट से
पेस्टिसाइड्स हम तैयार करते हैं। तो हमने एक नेचुरल फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग उससे एक स्टेप अहेड है, हमने उसे डेवलप किया है, जो गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स के लीव्स यूज करके हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। जो छोटे किसान को ये सारी चीजें उसके घर में होती है, उसके एतराफ में होती है, उसी का इस्तेमाल करके खेती कर सकता है और 2 से 3 लाख रुपए की मिनिमम इनकम वो खड़ी कर सकता है। तो ये मॉडल हम वहां पे डेवलप कर रहे हैं, जैसे देखने के लिए आज कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, ऑल पार्टीज के पॉलिटिशियंस आते हैं, हम उनको बुलाते हैं, सेमिनार में लेता हूँ 2-3 दिन का, एक दिन का, 400-500 किसान वहां पे आते हैं। तो ये विदर्भ के अंदर गरीब किसान की जीवन शैली को बदलने का एक हमने एजेंडा हाथ में लिया है। उसके लिए अस्मिता फाउंडेशन हमने तैयार किया है, जिसके जरिए आस एतराफ के गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड फार्मिंग के सिस्टम्स को एंड लाइफ स्टॉक्स की क्वालिटी एंड आउटपुट को, ब्रीड को इम्प्रूवमेंट का प्रोडक्ट, हम एक प्रोजेक्ट ये वहां पे काम कर रहे हैं। इस तरह से एग्रीकल्चर में भी कुछ इनोवेटिव एंड कुछ रिनोवेटिव आइडियाज के साथ में वहां पे काम कर रहे हैं। फाइनली अगले 5 या 10 साल का आपका क्या प्लान है? अगले 5 साल और 10 साल में देखिए, अल्लाह के फजल से मेरी बेटी एक डॉक्टर है, एमडी रेडियोलॉजिस्ट है, लड़का अभी मास्टर्स डिग्री करके यूएस बॉस्टन वगैरह से लौटा है। आई एम एट द एज ऑफ 56। अगले 5 साल में ये नेक्स्ट जनरेशन को, जैसा हमारे वालिद साहब ने हमको हैंड ओवर कर दिया था, I have planned to hand it over to the next generation next 5 years, train them well and fully dedicate towards this target of improvising the living standards and income of the farmers in Vidarbha region. ये मेरा ये मानना है, जो गांधी जी ने कहा था, जो गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा था कि गांव की तरफ चलिए, गांव को इम्प्रोवाइज कीजिए, गांव के रोजगार को सुधारिए, गांव के एजुकेशन को सुधारिए। जब तक कि हम गांव के एजुकेशन को और रोजगार को नहीं सुधारेंगे, ये जो शहर में आने वाली जो भीड़ है ये कम नहीं होगी। मेरा बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, रिटायरमेंट तो बिल्कुल आप नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान तो जब आखिरत उसकी होती है, मिट्टी में मिलता है तभी रिटायर होता है। लेकिन जब तक अगले 20-25 साल का ये प्लान है, आपने 5 साल का पूछा, मैंने आपको अगले 20-25 साल का प्लान बताया। माशाल्लाह से आप तो खैर रिवर्स एजिंग आपकी हो रही है, तो यू आर गेटिंग यंगर बाय द डे। सो मतलब 20-25-35 साल का भी हम तो प्लान सुनना चाहेंगे आपका। सो मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर अ वंडरफुल जर्नी। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आई थिंक एक लंबे अरसे एक इज्जत पाना, आई थिंक वो कहीं ज्यादा बेशकीमती एंड प्राइसलेस है बनिस्बत compared to almost anything. So बहुत बहुत शुक्रिया and all the best wishes. Thank you very much. Thank you Fariduddin bhai, thank you so much. It's really pleasure talking to you. Though you had been staying in this area, we had just recently got introduced to each other, but yes. I really appreciate your efforts and congratulations to you. I had been watching you since we had met. At one day you are in Mira Road, next day you are in Turkey, third day you are in Europe, fourth day you are in Madras or Chennai, or you're shooting with someone, or you're interviewing with someone. Amazing. You are also an amazing personality. Hats off to you. Keep it up. All good wishes from my side. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you.